हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक मैराथन, जिसमें हम लोग सोशल साइंस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपको सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। लगभग 90% प्लस जो है वो क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। 90% प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। पूरा वीडियो देखिएगा, लंबा वीडियो होने वाला है, पर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो जिनकी भी तैयारी पुख्ता नहीं है, वो तैयार हो पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन आर्य। या यहाँ पे आप नाम को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जर्मन आर्य है, तो ये लोग जर्मन के रहने वाले थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो एक समुदाय है जिसको अगर हम दूसरे समुदाय से अलग रखें तो वो घेटो कहलाएगा। घेटो एक प्रथा है जिसमें एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग कहा जाता है। आगे देखिए, धुरी शक्तियाँ किन देशों को हराया गया था? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो धुरी शक्तियाँ जर्मन, जापान और इटली है। तो जर्मन, जापान और इटली जो है, और जो इटली है, ये तीनों को धुरी शक्तियाँ कहा गया है। आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। मित्र राष्ट्र में 4 देश थे। मित्र राष्ट्र में 5 देश थे। आप थोड़ा-सा इनका ध्यान में रखिएगा। मित्र राष्ट्र में कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रेस, FRACE, इनको मित्र शक्ति कहा गया है। एफ से हो गया फ्रांस, आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। जो चाइना था ना, वो लास्ट में जुड़ा था, इसलिए चाइना को आप कंसीडर नहीं कीजिएगा। पर FRAC याद रखिएगा, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, तो अति मुद्रास्फीति हो जाती है। कीमतें जब बढ़ जाएँगी, जैसा कि आपको पता होगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपने देखा होगा कि वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि एक पावरोटी खरीदने के लिए एक ट्रक या एक बैलगाड़ी पैसा ले जाया गया था। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है ना, जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे ध्यान से रखिएगा। जर्मन मुद्रा को क्या कहा गया? तो जर्मन मुद्रा को फ्रैंक कहा गया है। जर्मन मुद्रा को फ्रैंक कहा। और लिब्रे कहाँ की मुद्रा है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लिब्रे कहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते थे? तो सैनिक जो समतल ज़मीन पे जो गड्ढा खोदा जाता था, जहाँ पे सैनिक छिपते थे, उन गड्ढों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, उनको खंदक कहा जाता था। खोद कर गड्ढा बनाना, खंदक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नाज़ी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? नाज़ी यूथ लीग की स्थापना जो है 1922 में हुई थी, 1922। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 में नाज़ी यूथ लीग की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि नाज़ी यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत ही फेमस चेहरा है, बहुत ही फेमस नाम है। आपको बताना है कि वो कौन थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, हिटलर कौन था? तो हिटलर कौन था? याद रखिएगा, जापान का तानाशाह शासक। ये जापान का तानाशासक होगा या जर्मनी का? आई होप जर्मनी का होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जर्मनी का तानाशाह शासक था हिटलर, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1945 को। अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए ना, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इवैंक्यूएशन से नाज़ियों का क्या तात्पर्य है? इवैंक्यूएशन से नाज़ियों का तात्पर्य है गैस चैम्बरों में मृत्यु। गैस चैम्बरों में कहीं न कहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, इसको इवैंक्यूएशन कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? तो याद रखिएगा, वर्साई संधि के द्वारा इसको थोपा गया था, जर्मनी पे कठोर और अपमानजनक शर्त को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अ, अभी स्विच करने वाले हैं, थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाने के कारण भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम फेंका था? तो याद रखिएगा, ये परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पे फेंका गया था। हिरोशिमा में जो बम फेंका गया था ना, उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी में जो बम फेंका गया था, वो था फैटमैन। ये यूरेनियम बम था, ये प्लूटोनियम बम था। इन दोनों को याद रखिएगा। एक यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम बम था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? तो ईरान लैंड पर कब अधिकार कर लिया था? इसे थोड़ा-सा ध्यान में आप लोग रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है।
मित्र राष्ट्र में कौन-कौन से देश थे? तो याद रखिए मित्र राष्ट्र में कौन-कौन से देश थे? तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और अमेरिका भी मित्र राष्ट्र का ही हिस्सा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र का ही हिस्सा था। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध होगा। आगे चलते हैं, हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका कि गोब्बल्स जो था वो हिटलर का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, यूसेपे मैत्सिनी। यंग इटली और यंग यूरोप 2 सोसाइटी बनाया था इसी ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो इसका ध्यान रखिएगा, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? तो याद रखिएगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इससे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। पहला विश्व युद्ध जब हार जाता है ना धुरी राष्ट्र, तो उसके मन में कहीं न कहीं योजना चलती है कि भाई फिर से एक बार उठकर खड़ा हुआ जाए। हो सकता है इस बार हम लोग हरा दें, क्योंकि इतिहास तो कहता है कि धुरी राष्ट्र के जितने सारे देश थे ना, वो काफ़ी मजबूत थे। बाद में मित्र राष्ट्रों ने जब अपना गठबंधन बनाया तो धुरी राष्ट्र पिछड़ने लगा था। तो इन सारे कारणों से कहीं न कहीं लगा था धुरी राष्ट्र को कि एक प्रयास और करना चाहिए। तो जब पोलैंड पर हमला करता है धुरी शक्तियों के द्वारा, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आगे चलते हैं, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो नाज़ीवाद या नात्सीवाद? कहीं इस पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि नाज़ीवाद और नात्सीवाद कहीं अलग तो नहीं, बिल्कुल। हिटलर की जो विचारधारा थी, वो जिस सोच के साथ चलता था, उसे नाज़ीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। आगे देखिए, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, यहूदियों पर। यहूदी ना एक समय में इतने इनको प्रॉब्लम हो गए थे कि इन्हें जर्मनी से विस्थापित होना पड़ा था। वो पूरा यूरोप का क्षेत्र छोड़कर फिर एशिया में आके इज़राइल कंट्री बसाना और अपने आप को आज इतना डेवलप कर लेना कि आस-पास में सारे इस्लामिक कंट्री से वो घिरा हुआ है। बीच में जो है वो इज़राइल है और आस-पास के जितने कंट्री हैं सारे इस्लामिक कंट्री, पर किसी की औकात नहीं है कि इज़राइल से जाके टकरा ले। आयरन ड्रो, लेज़र, बैलिस्टिक मिसाइल्स, बहुत सारे नए से नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप किया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार कौन-सा है? तो याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। आगे चलते हैं, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1939 यानी कि सितंबर 1939 को। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये पूछा ही जा सकता है। राइखस्टाग जो है वो जर्मन की संसद को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। याद रखिए, यहाँ पे जर्मनी ऑप्शन में दिया गया है, जर्मनी का वो चांसलर था, पर जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नाज़ी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो नाज़ी पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी? ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1920 में हुई थी नाज़ी पार्टी की स्थापना, इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो माँ को, हिटलर माँ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य जो है ना, वो कब स्थापित हुआ था? तो इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि वाइमर गणराज्य जो है वो 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य बनता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा-सा कवर करने का कोशिश करते हैं। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का क्या नाम था? तो उसका नाम था नाज़ी पार्टी, याद रखिएगा। हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? तो इसका नाम था गेस्तापो। गेस्तापो इसकी गुप्तचर संस्था थी। अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो 1917 में अमेरिका जो है वो मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था। आगे देखिए, अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुए? तो 1941 में अमेरिका और रूस शामिल हुए थे। इससे पहले तो पूरी लड़ाई जो है ना, अमेरिका और रूस को बाद देखिए हो रही थी, पर ये दोनों शामिल होते हैं 1941 में और सबसे लास्ट में चाइना शामिल होता है। तो चाइना एक तरह से कह लीजिए शामिल होता ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आगे है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहा जाता था? तो नवंबर का अपराधी कहते थे। वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे ना, उन्हें नवंबर का अपराधी कहा जाता था। आगे देखिए, वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे? तो वाइमर गणतंत्र को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि वॉल स्ट्रीट
एक्सचेंज क्या है? तो अमेरिका का जो शेयर बाज़ार है उसे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है। आगे देखिए राइख स्टैग या रिच स्टैग क्या था? तो जर्मनी के संसद को रिच स्टैग कहा जाता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बनता है? 1933 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन है हिटलर का जन्म 1889 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर ने कब ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया था? तो 1938 में ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला दिया था हिटलर ने। बहुत बड़ी उपलब्धि थी हिटलर की। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिए कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? तो 1941 में सोवियत पर जो आक्रमण करता है ना, उसे हिटलर का पतन का रास्ता खुल जाता है। ये ऐतिहासिक बेवकूफ़ी कहा जाता है हिटलर की इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस राज्य का जन्म हुआ था? तो वाइमर गणराज्य का जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ था। अपराध नियंत्रण पुलिस का क्या नाम था? तो एसएस इसका नाम था, अपराध नियंत्रण पुलिस। ठीक है। 1945 में जापान ने अमेरिका में कहाँ बमबारी की थी? तो पर्ल हार्बर में जापान ने अमेरिका पर बमबारी की थी और इसके मतलब कहिए कि इसके विरोध में या फिर इसके जवाब में इसने क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी कर दिया था। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? अमेरिका। ये पहला कंट्री था जिसने परमाणु बम का प्रयोग किया और कहीं न कहीं इस बम के प्रयोग के बाद ही अमेरिका जो है ना, उसके सारे रास्ते खुल गए थे। इसे आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। नाज़ी पार्टी की विचारधारा के पोषक कौन थे? तो नाज़ीवादी वर्चस्व थे। आगे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुटों के बीच हुआ था। किस-किस के बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र के बीच और धुरी राष्ट्र के बीच। याद रखिए मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के बीच ये होता है। इसको कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। मित्र राष्ट्र जो है इसको कहते हैं एक्सियल एक्सियल और एलाइड ग्रुप कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जर्मनी को हर्जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? तो 6 अरब पौंड, ये इम्पोर्टेंट है, VBI है। जर्मनी को हर्जाने के रूप में 6 अरब पौंड का धन देना पड़ा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि लगभग 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नाज़ी युवा संगठन क्या था? तो युंग फोक ये था। ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम लोग आते हैं वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद की ओर। भारतीय वन्य कानून कब पारित किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 2 1865 में भारतीय वन्य कानून अधिनियम, ये वन्य अधिनियम पारित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है? भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864 में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पीरियल सॉफ्टवेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर 1906 में स्थापित किया गया था। देखिए भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन VBI है। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइट्रिच ब्रैंडिस। ये डाइट्रिच ब्रैंडिस को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? तो देहरादून पे है, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में है। नेक्स्ट देखिए बस्तर कहाँ है? तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो पहले जो उस समय 1 मील जो लंबी रेल लाइन होता था 1 मील का, उसको बीच में जो स्लीपर्स होते थे उसकी आवश्यकता कितनी पड़ती थी? तो 1760 से लेकर लगभग 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ती थी। आगे देखिए जंगल एवं ज़मीन को साफ कर स्थान बदल-बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो इसे झूम या घुमंतु खेती कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सीधी पंक्ति में एक ही तरफ के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? बगान नाम दिया गया, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज अफ़सर ने बाघों को मारा था? तो बाघों को मारा था किसने? तो जॉर्ज यूल ने बाघों को मारा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। जॉर्ज यूल ने बाघों को मारा था। 1600 में भारत की भूमि पर कितना भाग कृषि अधीन था? तो ये जो है छठा भाग जो था ना, वो कृषि अधीन था, इसे ध्यान में रखिएगा। स्लीपर कहाँ लगते थे? तो स्लीपर जो है वो रेल की पटरी पर लगते थे स्लीपर, ध्यान में रखिएगा इसे। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वानिकी। वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया वानिकी कहलाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, आप लोग लगातार बने रहिए। क्वेश्चन है कि सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? तो सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? आरक्षित जंगल कहा गया, आरक्षित वन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा
लादिंग लादिंग के नाम से इसे जाना जाता है। 1878 में वन्य कानून में वनों को कितने भागों में बाँटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बाँटा गया था। आगे देखिए, कल्चर ऑफ टेटर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक कौन हैं? कल्चर ऑफ टेटर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक जो है वो सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड पियारे हैं। रिचर्ड पियरे इसका सही आंसर हो जाएगा। काकरे वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया था? तो काकरे जनक्षेत्र में धुरवा जनजाति ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा की मताराम रियासत का विभाजन कब हुआ? तो जावा की माताराम जो रियासत है उसका विभाजन 1755 में हुआ था। किस पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है महुआ पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। आगे देखिए, अंग्रेजी जहाज किस चीज़ से बनते थे? तो अंग्रेजी जो जहाज है वो टिकाऊ लकड़ी से बने होते थे। इसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। बैगा एक वन्य समूह है, कहाँ का? बैगा मध्य प्रदेश का है, एमपी का। भी आई क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई है? तो एकमात्र बस्तर जो क्षेत्र है उससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाएं लगी हुई हैं। अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। 1700 से 1995 के बीच दुनिया में वनों का कितना प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया था? तो 9.3% भाग साफ कर दिया गया था। इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के शुरू में किस सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा था? तो औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा था, ये इंपॉर्टेंट है। घुमंतु खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? तो 2 वर्ष तक की जाती है, मैक्सिमम 2 ईयर्स की जाते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू। अगर पूछ लिया जाए इनके साथ, चांद, भैरव, फूलो और झानो, इनकी बहन 2 थी, फूलो झानो, और 2 भाई और थे, चांद और भैरव, याद रखिएगा। छोटा नागपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा, बिरसा मुंडा ने किया था। अफ्रीका में धूमकेतु को क्या कहते हैं? तो चितमैन या तावी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, चितमैन या तावी। आगे देखिए, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो मिल्पा कहा जाता है मध्य अमेरिका में झूम खेती को। आंध्र प्रदेश में विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये औपनिवेशिक वो क्षेत्र था जहाँ पे चरवाहे को कुछ भी करने की एक्टिविटी को अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया था, तो इसी के खिलाफ विद्रोह किया था अल्लूरी सीताराम राजू। इनका मानना था कि ये दैवी शक्तियों को प्राप्त करके ऐसा कर रहे हैं। आगे चलते हैं, श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? तो चेना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भाभरा किसे कहते हैं? तो भाभरा जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका जो है वो भाभरा कहलाता है। क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कौन सा है? तो माइस है, माइस सबसे पुराना चरवाहा कबीला है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो धनगर जो है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। जम्मू कश्मीर में चरवाहे को क्या कहा जाता है? तो गुर्जर बकरवाल कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 1। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है? तो राइका है, राइका राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समूह है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका का चरवाहा नहीं है? तो धनगर जो है वो अफ्रीका का नहीं है। आगे देखिए, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर को के साथ घूमते थे, याद रखिएगा, भेड़ और भेड़िया के साथ घूमते थे। भेड़ और ये सही नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ और बकरियों के साथ, भेड़ और बकरी दोनों के साथ घूमते थे। आगे देखिए, धार क्या होता है? तो धार आपको पता ही होगा, जैसा कि ऊंचे पर्वतों के चारागाह को धार कहते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चरवाहे के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसको बंजारा कहा जाता है, बंजारा चरवाहे का समुदाय होता है। सांबरू नेशनल पार्क किस देश में है? सांबरू जो है वो केन्या में है, इसे थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऊँचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहते हैं? यह गढ़वाल और कुमाऊँ के इलाके में ऊँचे पहाड़ों पे स्थित घास चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं? तो बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल और कुमाऊँ पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका क्या कहलाता है? तो इसको भाबर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, भाबर कहा जाता है। आगे देखिए, एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो गुज्जर बकरवाल समुदाय आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालता है। सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? तो सितंबर अक्टूबर में काटे जाने वाली फसल को आप याद रखिए खरीफ की फसल कहा जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है
और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसे इंपॉर्टेंट खरीफ की फसल कहते हैं। परंपरागत और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? तो परंपरागत अधिकार कहलाता है जो माँ से या बाप से बेटे को मिलता है। देखिए क्वेश्चन, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में है? तो आपको पता ही होगा थार का जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनपा प्रजाति के लोग कहाँ स्थित हैं? तो मोनपा प्रजाति के लोग जो है वो आसाम में स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेवड़ा रेवड़ किसे कहा जाता है? तो भेड़ बकरियों के झुंड को रेवड़ कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि भेड़ियों, सोरपा, किन्नौरी आदि समुदाय के लोग किस देश में रहते हैं? तो ये सारे लोग जो है वो हिमालय प्रदेश में रहते हैं, हिमालय प्रदेश में या हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। आगे देखिए, मसाई लैंड का विस्तार किस पहाड़ तक है? तो इसका किलिमंजारो पहाड़ तक मसाई लैंड का विस्तार है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को गद्दी के नाम से जानते हैं, गद्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 देखिए, गज्जर कहाँ के चरवाहे हैं? तो गढ़वाल और कुमाऊँ के चरवाहों को गज्जर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गज्जर मंडप किसे कहते हैं? तो गज्जर चरवाहों का जो कार्यस्थल होता है उसे गज्जर मंडप कहते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कुमाऊँ, करूबा और गोल्ला कहाँ के चरवाहे समुदाय हैं? तो ये कर्नाटक के चरवाहे समुदाय, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहाड़ी चरवाहों की गतिविधियों को कौन-सा ऋतु चक्र प्रभावित करता है? तो सर्दी-गर्मी का जो ऋतु चक्र है ना, साइकिल है, वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेरेंगी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में है। तो ये हमने हिस्ट्री से रिलेटेड सारा का सारा जो कवर कर लिया है मैराथन। हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो 2-3 बार देख लीजिए, बार-बार देख लीजिए ताकि आपके एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। आप फास्ट मोड में भी रिवीजन लगा सकते हैं, पर रिवीजन ज़रूर लगाइए क्योंकि जितना आप रिवीजन लगाइएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी का सेशन करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही बताएगा कि आने वाला वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।